हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम अपने वाइंडिंग चैप्टर का पूरा एक मिक्स्ड समरी देखने वाले हैं, जो इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसमें मैं टोटल 25 क्वेश्चन को उठा के आप लोगों के सामने कवर किया हूं, जो पूरा का पूरा वाइंडिंग चैप्टर से होने वाला है। कल इस सेशन का पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 एमसीक्यू मिलेंगे। टोटल आपका 60 से 70 एमसीक्यू वाइंडिंग से रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का वाइंडिंग चैप्टर से कोई सा भी डाउट नहीं बचने वाला है, ये माइनिंग मिस्ट्री चैनल का गारंटी है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज देने के लिए, क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन वाइंडिंग से रिलेटेड ये है, व्हाट शुड बी द फ्लिट एंगल अनलेस परमिटेड बाय सीआईएम। सीआईएम अगर कुछ और एक्स्ट्रा परमिट नहीं किए हैं तो उस केस में फ्लिट एंगल हम लोग का कितना होगा? 1.5 डिग्री, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, नॉट लेस देन 1.5 डिग्री, या फिर लेस देन 1.5 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री फ्लिट एंगल होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फ्लिट एंगल होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्लिट एंगल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ गेट इफ केज शॉल बी। अब जो वाइंडिंग का केज होता है, जिससे पर्सन असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, उसका गेट का जो दो मेंबर होता है, यानी जो ये गेट है उसमें ये ऐसे ऐसे डंडा लगा हुआ रहता है, तो ये दो डंडों के बीच का दूरी कितना होता है? नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर, या फिर नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसका रीजन अच्छे से समझ पा रहे होंगे, केज का अगर डंडा के बीच में ज्यादा गैप रहेगा तो उससे पर्सन गिर भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु विल डिसाइड दैट हाउ मेनी पर्सन राइड ऑन अ केज इन वन टाइम। कौन पर्सन डिसाइड करेगा कि एक बार में केज में कितना पर्सन आना और जाना करेंगे? मैनेजर, सीआईएम, आरआईएम, या फिर ओनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन कितने टाइम पे कितना पर्सन आना जाना करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन असेंडिंग और डिसेंडिंग इन वन टाइम एट अ केज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग फिटनेस ऑफ रोप, चेन और अदर अटैचमेंट इट शुड बी रिफर्ड टू। अगर किसी चेन या फिर और अटैचमेंट का फिटनेस में कोई डाउट है, आपको डाउट हो रहा है कि ये यूज के लिए फिट है कि नहीं, सेफ्टी पर्पस के लिए फिट है कि नहीं, तो आप किसको रेफर कीजिएगा ये मैटर? सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर, या फिर नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम को ये मैटर रेफर किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो के माध्यम से आपका पार्ट 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। कल जब इस वीडियो का सेशन का पार्ट 2 आएगा तो आपका वाइंडिंग चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको सीएमआर का पूरा एमसीक्यू का सेट लगाना है, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप सीएमआर का अच्छे से वाइंडिंग तक के एमसीक्यू का सेट लगा सकते हैं। मैंने हर रेगुलेशन को सेपरेट एमसीक्यू में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन विल डिटैचिंग हुक प्रोवाइडेड इन सिंकिंग शाफ्ट व्हेन डेप्थ। अब देखिए, सिंकिंग शाफ्ट के केस में डिटैचिंग हुक यानी सेफ्टी हुक जिसको हम लोग बोलते हैं, कब प्रोवाइड कराया जाता है? डेप्थ कितना हो जाता है शाफ्ट का? तब 45 मीटर, 45 मीटर से ज्यादा, 150 मीटर, या फिर 150 मीटर से ज्यादा। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर बी, 45 मीटर से जब ज्यादा हो जाता है तब हम लोग क्या लगाते हैं? डिटैचिंग हुक लगाते हैं, या फिर इसको सेफ्टी हुक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट a harmful crack is detected we should report to। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में अगर हार्मफुल क्रैक डिटेक्ट होता है तो हम लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर, या फिर ओनर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरआईएम को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। किसी भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में अगर क्या हुआ, किसी भी तरह का आपको अगर क्रैक मिला, कोई भी फॉल्ट मिला, या कुछ भी ऐसा मिला जिससे आपको क्या लगा कि ये पर्सन जो आना जाना कर रहे हैं केज के थ्रू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक हो सकता है, तो ऐसा टेस्ट में अगर कोई डाउट आता है तो हम लोग सीधे आरआईएम को रेफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। वाइंडिंग इंजन का जो इंटरनल पार्ट है उसका एग्जामिनेशन हम लोग एक बार कितने समय में करेंगे? 7 दिन, 30 दिन, 24 घंटा, या फिर 12 महीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 महीने में एक बार हम लोग क्या करते हैं? वाइंडिंग इंजन का इंटरनल पार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
हु विल गिव परमिशन टू यूज वाइंडिंग रोप आफ्टर 3.5 ईयर्स। अब आप लोगों को पता होगा कि वाइंडिंग रोप का जो लाइफ होता है 3.5 साल से ज़्यादा उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसके परमिशन से वो 3.5 साल के बाद अगर वो रस्सी फिट है, रोप फिट है, सेफ है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। CIM, RIM, मैनेजर या फिर ओनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। RIM अगर परमिट करते हैं तो हम लोग 3.5 साल के बाद भी उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बिफोर पोरिंग व्हाइट मेटल इनटू सॉकेट। पोरिंग मतलब होता है उसमें डुबोना, उसमें डालना, ठीक है। व्हाइट मेटल को सॉकेट में डालने से पहले सॉकेट को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं? 80 डिग्री, 300 डिग्री, 100 डिग्री, 363 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप एक ही पार्ट में सारा क्वेश्चन को क्यों नहीं डाल दिए। तो देखिए वैसे क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वाइंडिंग चैप्टर जो है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे कम से कम 60-70 क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाएंगे। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया, कल 30 से 40 क्वेश्चन करा के वाइंडिंग चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सेप्ट फ्रिक्शन वाइंडिंग एवरी रोप शुड बी रिकैप्ड वंस इन। फ्रिक्शन वाइंडिंग के रोप को छोड़ के सारा रोप को हम लोग कितने टाइम इंटरवल पे रिकैपिंग करते हैं? 6 महीना ओवर वाइंड के केस में, बोथ 3 महीना, या फिर बी एंड डी, या फिर ओवर माइंड और 3 महीना के केस में करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी ओवर माइंड होता है तब हम लोग उसका रिकैपिंग करते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट 6 महीना में एक बार उसका रिकैपिंग कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गाइड रोप शॉल बी यूज्ड इन एवरी बकेट व्हेन डेप्थ ऑफ शाफ्ट। कितना शाफ्ट का डेप्थ कितना हो जाएगा तब हर बकेट में हम लोग गाइड रोप यूज करेंगे, ठीक है। 150 मीटर, 150 मीटर से ज्यादा, 45 मीटर या फिर 100 मीटर। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। 150 मीटर से जब ज्यादा शाफ्ट गहरा हो जाता है, कुआं वो गहरा हो जाता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? गाइड रोप यूज करते हैं। गाइड रोप का फंक्शन आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट अ कोड ऑफ सिग्नल शॉल बी पोस्टेड एट। सिंकिंग शाफ्ट के केस में जो कोड ऑफ सिग्नल होता है कि 2 रैप मतलब क्या, 1 रैप मतलब क्या, इसको कहाँ कहाँ पोस्ट करके रखना है? टॉप ऑफ द शाफ्ट, बॉटम ऑफ शाफ्ट, वाइंडिंग इंजन रूम, ऑल, या फिर ए एंड सी, यानी टॉप ऑफ शाफ्ट और वाइंडिंग इंजन रूम, या फिर ए एंड बी, टॉप ऑफ शाफ्ट, बॉटम ऑफ शाफ्ट। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, ए एंड सी, टॉप ऑफ शाफ्ट और वाइंडिंग इंजन रूम में हम लोग सिंकिंग शाफ्ट के केस में कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल पेस्ट करके रखते हैं, ठीक है। यही अगर नॉर्मल शाफ्ट रहता, वो सिंक हो गया रहता, उसका काम पूरा हो गया रहता, तब हम लोग कहाँ रहते हैं? टॉप ऑफ द शाफ्ट और बॉटम ऑफ द शाफ्ट में भी रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हु विल स्पेसिफाई मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग का मैक्सिमम स्पीड कौन स्पेसिफाई करेगा, कौन बताएगा कि इससे ज्यादा स्पीड से आप वाइंडिंग इंजन को नहीं चला सकते हैं? CIM, RIM, मैनेजर या फिर एनी ऑफ द अबव। तीनों में से कोई भी ये स्पेसिफाई कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। CIM जो है वो मैक्सिमम स्पीड तय करते हैं वाइंडिंग इंजन का। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर विल ऑटोमेटिक, सॉरी यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होगा, वेयर विल बी प्रोटेक्टिव रूफिंग फिटेड। अब जो प्रोटेक्टिव रूफिंग होता है उसको हम लोग कहाँ फिट करते हैं? टॉप ऑफ द शाफ्ट, बॉटम ऑफ द शाफ्ट या फिर इनसेट ऑफ द शाफ्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉटम ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के सबसे निचले भाग में हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव रूफिंग को फिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर केज टू रन इन अ स्मूथ वे विदाउट जर्किंग डैश इज यूज्ड। अब जो केज है वो बिना जर्किंग के, बिना इधर उधर किए अपने प्रॉपर डायरेक्शन में अच्छे से ट्रेवल करे, ये कौन इंश्योर करेगा? किसके मदद से ये हम लोग करते हैं बिना जर्किंग का ट्रेवल? गाइड रोप, ऑटोमेटिक इंडिकेटर, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस या फिर फ्लैंक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाइड रोप। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि केज के चारों ओर, ठीक है, ये केज है, इसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं? गाइड रोप लगा के रखते हैं, ताकि क्या हो, ये जो केज है वो इधर उधर हिले नहीं। जैसे कुआं से आप पानी निकालते हैं तो बाल्टी क्या होता है? इधर उधर हिलता है और पानी छलक के नीचे गिर जाता है। वैसे वाइंडिंग के केस में ना हो, प्रॉपर एक स्मूथ वे में केज जो है वो ट्रेवल करे, इसके लिए हम लोग गाइड रोप हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है टू शो द पोजीशन ऑफ केप्स डैश इज यूज्ड। कैप्स का पोजीशन देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, ऑटोमेटिक इंडिकेटर, फ्लैंक्स या फिर केप्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक इंडिकेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? केप्स का पोजीशन को देखते हैं कि केप्स कहाँ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर ऑफ केज एंड लोवेस्ट पार्ट ऑफ गेट, ठीक है।
केज का जो फ्लोर है उसका और जो गेट का लोवेस्ट पार्ट है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, किसका, केज के फ्लोर का और लोवेस्ट पार्ट ऑफ गेट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंडीशन इन विच पर्सन कैन ट्रांसपोर्ट बल्की मटेरियल थ्रू केज। अब केज से जो आना जाना कर रहे हैं उसमें हम लोग बल्की मटेरियल किस कंडीशन में लेके जा सकते हैं या फिर नहीं लेके जा सकते, ये है क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप रिपेयरिंग से इंगेज्ड है, मतलब शाफ्ट का आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो लेके जा सकते हैं, आपको अगर मैनेजर परमिट किए हैं तो आप लेके जा सकते हैं, या फिर बोथ, दोनों में से कोई सा भी एक केस है तो लेके जा सकते हैं, या फिर आप बल्की मटेरियल को केज के थ्रू लेके जा ही नहीं सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अगर आप शाफ्ट के रिपेयरिंग में इंगेज्ड हैं या फिर आपको मैनेजर ने परमिट किया कि आप लेके जा सकते हैं स्पेशल ऑर्डर द्वारा, ये दोनों केस में आप बल्की मटेरियल को केज के थ्रू लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सिग्नलिंग अरेंजमेंट शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। अब जितना भी सिग्नलिंग अरेंजमेंट है उसका एग्जामिनेशन हम लोग एक बार कितने समय में करेंगे, 24 घंटा, 7 दिन, 14 दिन या फिर 40 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नलिंग अरेंजमेंट का एग्जामिन करते हैं। अब यही अगर सिग्नलिंग एप्लियंसेज रहता तो सिग्नलिंग एप्लियंसेज का एग्जामिनेशन 24 घंटे में होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट सेफ्टी हुक शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। सिंकिंग शाफ्ट के केस में सेफ्टी हुक का एग्जामिनेशन कितने समय में एक बार किया जाता है, 24 घंटा, 7 दिन, 14 दिन या फिर 40 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन में एक बार हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी हुक या फिर डिटैचिंग हुक, दोनों सेम ही है, सिंकिंग शाफ्ट के केस में इसका एग्जामिनेशन करते हैं। अब लास्ट 5 क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एटलीस्ट हाउ मेनी ब्रेक शुड बी प्रोवाइडेड दैट विल ऑलवेज इन ऑन पोजीशन। वाइंडिंग के केस में कितना ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो हमेशा ऑन पोजीशन में रहे, 1, 2, 3 या फिर 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। कम से कम एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो हमेशा ऑन पोजीशन में रहेगा, उसको जब आप ऑपरेट कीजिएगा तभी वो ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नोटिस ऑफ न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शुड बी गिवन टू। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का नोटिस किसको देना होता है, सीआईएम को, आरआईएम को, मैनेजर को, तीनों को या फिर सिर्फ सीआईएम और आरआईएम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ए एंड बी, यानी सीआईएम और आरआईएम को दिया जाता है। नोटिस भेजता कौन है, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर, ओ ए और एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हेन द केज इज एट बॉटम ऑफ शाफ्ट। जब केज जो है वो शाफ्ट के सबसे नीचे पार्ट यानी बॉटम में है, उस टाइम पे प्रोटेक्टिंग, रूफिंग और टॉप ऑफ द केज के बीच कितना डिस्टेंस होगा, 15 सेंटीमीटर, नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 22.5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टिंग, रूफिंग और टॉप ऑफ द केज के बीच 15 सेंटीमीटर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन केस गाइड इज नॉट फिटेड इन वाइंडिंग अरेंजमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, केज के स्मूथ ट्रेवल के लिए हम लोग गाइड रोप नहीं लगाते हैं। इन केस अगर गाइड रोप को फिट नहीं किए हैं, वैसे वाइंडिंग इंजन में हम लोग किस टाइप का रोप यूज करेंगे, नन स्पिनिंग, नन गाइडिंग या फिर स्प्लाइसिंग टाइप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नन स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब होता है घुमावदार, जो घूम सके, तो बिना घूमने वाला रोप हम लोग वैसे वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं जिसमें हम लोग गाइड रोप को नहीं लगाए हैं, वैसे केज में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर शुड बी एग्जामिन्ड वंस इन। सस्पेंशन गियर का हर एक पार्ट का एग्जामिनेशन कितना दिन में एक बार करेंगे, 24 घंटा, 7 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा में एक बार हम लोग सस्पेंशन गियर का पार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ पे अगर रहता थोरोली एग्जामिनेशन कितने टाइम इंटरवल पे करते हैं, तो टोटल 6 महीने में करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये 25 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका एक तरह से बोलिए तो रिविजन हो गया होगा। कल मिलते हैं इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन कल देखेंगे, जिससे आपका वाइंडिंग चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माइनिंग मिस्ट्री चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।